Good evening, ladies and gentlemen. As you are aware, General Bipin Rawat, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Yudh Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, Aide de Camp, the first Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces, and a brave alumnus of the Indian Military Academy, untimely left for his heavenly abode on 8 December 2021. As a mark of respect and honor, this evening's program is dedicated in his remembrance. On behalf of Lieutenant General Harinder Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Yudh Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, Commandant, Indian Military Academy, I, Lieutenant Colonel Geeta Mishra, along with Gentleman Cadet Ashish Aman, extend a warm welcome to Shri Ramnath Kovind, the Honorable President of India and the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, to the Sound and Light show here at the backdrop of the historic Jetwood building. Ladies and gentlemen, the mesmerizing audio-visual delight will display the achievements and saga of the Indian Military Academy, which will take you on a nostalgic journey from its inception in 1932 to this date. The show will depict the valor and sacrifice of the brave alumni of the Academy over 9 decades in varied actions on and off the battlefield. Ladies and gentlemen, presenting before you the Sonne-Lumière. तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। राष्ट्र सुरक्षा और कल्याण के लिए किए गए युद्ध से बढ़कर तुम्हारा जरूरी कर्तव्य है। ये क्षत्रिय तैयार रहे। तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत तुझे सताए, होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आग उठाए। तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत तुझे सताए। ताकतवर होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आग उठाए। आग के रेगिस्तानों में, नोकीली चट्टानों पर, बर्फ की बेदीवारी में, हर जंगल में, आबादी में रहेंगे। ऊंची आंखें, तेज नजरें, चौड़े सीने, बलवान बाहें। भारत के वीर सैनिक हैं तो देश सुरक्षित है। भारतीय सेना है तो अमन है, चैन है, आशा है। इन्हीं दिलों के दम पर भारत की हजारों साल पुरानी सैन्य परंपरा जीवित है। परंपरा पराक्रम की, शौर्य की, बलिदान की और प्रेरणादायक नेतृत्व की। मगध जैसे सशक्त साम्राज्य का निर्माण करने वाले आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि शास्त्र को भूलोगे तो संस्कृति खोलोगे, और यदि शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र खोलोगे। राष्ट्र की रक्षा करने वाली सेना के लिए आवश्यक है योग्य और निपुण नेतृत्व। ऐसे वीर, विवेकी और चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। भारत की सेना को उसके काबिल ऑफिसर्स देना ही मेरा ध्येय है। मैं हूं इंडियन मिलिट्री अकेडमी। मुझे गर्व है कि मेरी चार दीवारी में वो योद्धा तैयार होते हैं जिनका संकल्प सागर से भी गहरा है और हौसला पर्वतों से भी ऊंचा। मेरा इतिहास ही भारतीय सेना का इतिहास है। सदियों से भारत मां
वीर सपूतों को जन्म देती आई है। भारत की हर दिशा, हर क्षेत्र, हर प्रांत से मेरे पास आते हैं वो नौजवान जिनमें साहस है अपना सर्वस्व बलिदान कर मातृभूमि की रक्षा करने का। सुनो सुनो इन नए कदमों की आहट, मेहनत से अपना तन तराशने और अभ्यास से अपना मन साधने आता है कोई। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। मैं एक योद्धा हूं। वो देश के भावी अधिनायक, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? मेरी वीरता। तुम्हारा अभेद्य कवच? मेरा विवेक। जीत क्या है? मेरी जिद और मकसद। और हार? हार है जीत का रास्ता। हम गिरते हैं, असफल भी हो जाते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं, लड़ते हैं और अपने लक्ष्य को पाकर दिखाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें वो सब गुण हैं जो आईने की पहचान है। तुम्हें देखकर मुझे अपने उन जेंटलमैन कैडेट्स की याद आ रही है जो मेरी देखरेख में अपने स्मरणीय नेतृत्व के लिए तैयार हुए। आज जब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है, मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरा अस्तित्व आकार ले रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। भारत के वीरों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि 11 विक्टोरिया क्रॉस और 5 मिलिट्री क्रॉस अपने नाम कर दिए। 74,000 से भी ज्यादा सैनिकों के भारी बलिदान ने अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदला और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की स्थापना हुई, जो अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग के लिए वायसराय द्वारा सिलेक्ट किए गए 10 काबिल हिंदुस्तानी कैडेट्स को तैयार किया जाने लगा। इसी दौरान स्वदेश के प्रभावशाली विचारकों ने मांग उठाई, भारत की सेना भारत की जमीन पर तैयार हो और इसके ऑफिसर्स भी भारतीय हों। 1 अप्रैल 1932 के दिन ये सपना साकार हुआ और मैंने जन्म लिया। रेलवे स्टाफ कॉलेज की इमारतें और 155 एकड़ में फैले मैदान भारतीय सेना के ऑफिसर्स के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाने लगे। 10 दिसंबर 1932 की सर्द सुबह देहरादून की वीर धरा पर शिवालिक पहाड़ियों की ओट में कोर्स के पहले 40 जेंटलमैन कैडेट्स पूरी एकाग्रता से भारत के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर फिलिप चेकवुड को सुन रहे थे। The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. उनकी कही वो बात आज भी भारत के प्रत्येक सैन्य प्रतिष्ठान में गूंजती है और अधिकारियों को उनके कर्तव्य और सम्मान के लिए पुकारती रहती है। हमारे पहले कमांडेंट बनने का सम्मान मिला ब्रिगेडियर एल.पी. कॉलिंस को। ब्रिगेडियर कॉलिंस और उनकी टीम के बनाए कठोर ट्रेनिंग करिकुलम से गुजरकर नए जेंटलमैन कैडेट्स युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार होने लगे।
22 दिसंबर 1934 के दिन 40 में से 29 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए और उन्हें पायनियर्स कहकर पुकारा गया। ये पायनियर्स रहबर बने एक नई सदी के भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों की तकदीर के भी। आगे चलकर इन्हीं पायनियर्स में से सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना की अध्यक्षता की। मोहम्मद मूसा खान ने पाकिस्तानी फौज की अगुवाई की और स्मिथन बर्मा आर्मी के चीफ बने। इधर मेरे दरवाजों से देश का गौरव बढ़ाने वाले जांबाज गुजरते रहे और उधर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का विकराल रूप तैयार हो रहा था। नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा और भारत के जंगी मैदान गवाह बने। INA से प्रशिक्षित ऑफिसर्स की शाबाश चीतों के युद्ध में प्रलय मचाकर मेरे ऑफिसर्स ने 70 मिलिट्री क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस और एक जॉर्ज मेडल पर अपना हक साबित किया। पर बारूदी राख से उठकर एक नाम सूरज की तरह चमकाया, सेकंड लेफ्टिनेंट BS भगत। मैदान इथियोपिया का मैदान था। हौसले पस्त करने वाली तोपें गरज रही थी। धमाकों से कांपती धरती पर निडर सेकंड लेफ्टिनेंट BS भगत की 21 फीट कंपनी को 312 फ्रंटियर राइफल्स के साथ लौट रहे दुश्मन का पीछा करना था। पर हर कदम पर बिछी लैंडमाइंस उन्हें रोक रही थी। दुश्मन की भारी गोलाबारी और हमलों की परवाह न करते हुए ये दिलेर लगातार 4 दिनों तक 55 मील तक फैली 15 माइनफील्ड्स को निष्क्रिय करने में जुटा रहा। भयानक घावों में भी इनकी अदम्य वीरता के सामने घुटने टेक दिए। इनके अभूतपूर्व साहस और अनुकरणीय नेतृत्व को सम्मान मिला। ब्रिटिश आर्मी के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस का इस प्रतिष्ठा ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। On this fateful day, 7 Lieutenant P.S. Bhagat became the first recipient of the Victoria Cross in World War II as an Indian commissioned officer. His coolness, persistence and gallantry over a period of 96 hours were of the highest order. दूसरा विश्व युद्ध मानवता से बड़ी कुर्बानी लेकर खत्म हुआ और मेरे देश में स्वतंत्रता संग्रामियों का बलिदान रंग ला रहा था। रंग आजादी की सुबह का, शांति और सद्भाव का और धरती से अंकुरित होती सपनों की फसल का। 1947 में जब अंधकार के गर्भ से इस राष्ट्र का जन्म हुआ था, तब मैंने भी विदेशी रंगों को उतारकर स्वदेशी चोला ओढ़ा था। शेटवुड बिल्डिंग पर शान से लगे भव्य तिरंगे को आजाद हवाओं ने सहलाया था। आजादी की आखिरी आहुति के रूप में मेरे देश का एक अंग काट लिया गया था।
देश तो बांटा ही, पर एक बंटवारा और हुआ, मेरे कैडेट्स का। आईएमए में कई देशों के कैडेट्स ट्रेन किए जाते हैं, पर यह पहली बार था कि भारत की जमीन पर प्रशिक्षण पाने वाले ही उसके दुश्मन हो गए। आजादी के बाद पहली जंग पाकिस्तान से ही हुई। 22 अक्टूबर 1947 कबायलियों के कंधों पर बंदूक रखकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ अपनी 4 कमांड की कंपनी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए श्रीनगर के बाड़गाम पहुंचे और तभी करीब 500 दुश्मनों ने उनकी कंपनी पर 3 तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। श्रीनगर और वहां के एयरफील्ड की रक्षा के लिए मेजर सोमनाथ ने दुश्मन को कई घंटों तक रोके रखा और रेडियो से मैसेज देते हुए कहा, उनके जख्मी हाथ पर पहले ही प्लास्टर बांधा था, पर वे अपना वचन निभाते हुए तब तक लड़े जब तक एक मोटार बम ने उनकी जान नहीं ले ली। भारतीय सेना के इतिहास में साहस की अभूतपूर्व मिसाल कायम करने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को वीरता का सर्वोच्च पदक और भारत का पहला परमवीर चक्र देकर नमन किया गया। शहीदों की समाधियां शौर्य स्मारकों के रूप में स्थापित हो रही थी और मेरे इतिहास में नए पन्ने जुड़ रहे थे। Today is a special day for the Indian Military Academy. By a special order, Indian Military Academy has been renamed as Armed Forces Academy. 1949 has been an eventful year. Today, on 1st January 1949, Brigadier Babul Mahavir Singh was promoted to the rank of Major General to assume the office of the Commandant of the Joint Services Wing at Dehradun. On 4th June, Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel reviewed the inauguration parade. 1954 marks the beginning of a new era for the Indian Army. Joint Service Wing of the Armed Forces Academy has now been shifted to Karakoram, Pune, and is now formally commissioned and called National Defence Academy. Today marks the completion of 25 glorious years for the Academy. And on this occasion, its military wing is getting rechristened as Military College. The Military College said to contribute consisting of 58 gentlemen cadets who had the proud distinction of marching at the head of the column from Brigadier Chowk to Red Fort, Delhi during the Republic Day parade. After almost a decade, a new chapter is getting added to the history and the founding name of Military College is brought back. Now it's called the Indian Military Academy. परिस्थितियां बदली, पर ध्रुव तारे सा अटल मेरा लक्ष्य मेरी आंखों से एक पल को भी ओझल नहीं हुआ। भारतीय सैन्य अकादमी को निष्ठा और साहस के लिए 3 बार कलश प्रदान किए गए। ये कलश प्रतीक है मेरे ऑफिसर्स के बलिदान का और युद्ध में दिखाए पराक्रम का। अपने फ्लैग को देखता हूं तो अपने कर्तव्य को भूल नहीं पाता। जानते हो मेरे फ्लैग के कलर्स क्या हैं? स्टील ग्रे एंड ब्लड रेड। ये रंग है उनके फौलादी हथियार और खून का, जिन्होंने देश की खातिर बलिदान का वर्ष चुना। ना ही मेरे झंडे का रंग फीका पड़ता है और ना ही शहीदों की याद धुंधली होती है। आईएमए का मॉटो जानते हो? वीरता और विवेक। कर्तव्य से भरे वीरता और बुद्धि से भरे ज्ञान। यही भावना
मेरे हर कैडेट में समाहित है, फिर वो चाहे किसी भी जाति या प्रांत का क्यों ना हो। बता सकते हो एक फौज की असली ताकत क्या होती है? उसकी ट्रेनिंग और उसके हथियार और उसका संकल्प। इन सब से बढ़कर एक फौज की असली ताकत होती है उसकी लीडरशिप। जब एक दक्ष लीडर मैदान में उतरता है तो अविस्मरणीय गाथाएं जन्म लेती हैं। उसकी वीरता और सूझबूझ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में सराही जाती है, जिसे कैप्टन गुरबचन सलारिया ने साबित कर दिखाया। 5 दिसंबर 1961 एलिजाबेथविल कटांगा में तैनात 3-1 गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया यूएन फोर्स का हिस्सा थे। कटांगा के विद्रोहियों द्वारा लगाए गए रणनीतिक रोड ब्लॉक पर पहले ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से प्रहार किया गया। आखिर में खोखरी और बायोनेट का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन सलारिया ने 40 दुश्मनों को मार गिराया और 2 आर्मर्ड गाड़ियों को नष्ट कर दिया। गर्दन पर गोली का गहरा घाव लग चुका था। जब गिनती की सांसें रह गई तो जज्बे ने किस्मत से कहा, बस एक सांस और, बस एक दुश्मन और, बस एक सांस और, बस एक दुश्मन और। मरणोपरांत कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। ये पदक उन्हें असाधारण नेतृत्व और विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया गया। अपना तन मन जीवन सब लगा दिया है इसी मकसद के लिए, और अब मेरी हर कोशिश हर ख्याल मेरे वतन के लिए। इससे कम मुझे कुछ मंसूब ही नहीं। तुमसे चाहता हूं केवल संपूर्ण समर्पण, जिस बदले मैं परिवर्तित करूंगा तुम्हारा जीवन। मैं तुम्हारे तन में वो ताकत भरूंगा जो तुम्हारा सर सदा ऊंचा रखे, वो ताकत जो भीषण वार कर सके, जो हर प्रहार सह सके। तुम्हारे मन में ज्ञान का गहरा सागर होगा, तुम्हारा हर फैसला सटीक और कारगर होगा। जब शस्त्र और शास्त्र में संतुलन बना पाओगे तो एक आदर्श और सशक्त चरित्र पाओगे। और जब ये सब योग्यताएं तुम में पनपने लगेगी तो तुम कुशल नायक कहलाओगे। और ऐसा नायक बनना अगर संकल्प है तुम्हारा तो तुमसे चाहता हूं केवल संपूर्ण समर्पण, जिसके बदले मैं परिवर्तित करूंगा तुम्हारा जीवन। वीरता और विवेक के सिद्धांतों को जब अपनाओगे, अपने जीवन का इन्हें आधार बनाओगे तो अपने लक्ष्य को पाओगे। देशभक्ति का जज्बा तुम्हें अपने माता पिता से मिला और देश की रक्षा के लिए तुम्हें सक्षम मैं बनाऊंगा। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी सेना पर है और देश की जिम्मेदारी तुम पर। मेरी ट्रेनिंग का 1 साल पूरा हुआ। सैन्य प्रशिक्षण से मैंने अपने तन को लोहे की तरह तपाया, अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर विजय पाई। ज्ञान प्रशिक्षण से मन पर काबू पाया, पढ़कर, समझकर, अभ्यास करके ज्ञान बटोरा और उसे प्रयोग में लाया। नेतृत्व प्रशिक्षण में मैंने अपने आप को महान मूल्यों से मजबूत बनाया। चरित्र प्रशिक्षण ने मेरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया और मैंने एक आदर्श नागरिक होने के महत्व को समझा। हर सीख को मैंने अपने आचरण में ढाल लिया।
मैं एक ऑफिसर बनने के लिए मेहनत करूंगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को काबिल बनाऊंगा। चुनौतियों के लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि कभी कभी युद्ध बिना चेतावनी के भी उमड़ आते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाते लगाते चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए 1962 में जंग छेड़ दी थी। चीन के साथ भयंकर युद्ध मचा, पर आकाश के उस खंड तले सबसे ऊंचा पर्वत भारतीय सेना के साहस का था। सबसे भारी गर्जना हिंद के शेरों की थी और सबसे बड़ा बलिदान मां भारती के बेटों का था। इस युद्ध ने देश और देश की सेना पर बड़ा प्रभाव डाला। भारत को सुदृढ़ करने के लक्ष्य से देश के नेताओं ने प्रयास किए। राष्ट्र को सुरक्षित करने के अभियान में आईएमए का महत्व और अधिक बढ़ गया। 10 दिसंबर 1962 तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमें कलश प्रदान करते हुए हमसे बोले, There is a great responsibility resting on you. The security, the safety, the honor, the self-respect and the prestige of our country are your main concern. We must be well armed, skilled and intelligent. चीन के युद्ध से मिले अनुभव ने आईएमए में नए सुधारों और उत्थानों को दिशा दी। युद्ध के बाद अक्टूबर 1964 तक भारतीय सेना को 3,903 नए अफसर मिले। इन जाबाज अफसरों की अग्नि परीक्षा जल्द ही होने वाली थी। 1965 के अगस्त में पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया, तो इधर भारत ने भी उसे उत्तर देने के लिए कमर कस ली। के युद्ध में दुश्मन ने भारतीय सेना का रौद्र रूप एक बार फिर देखा। खेमकरण में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ और असल उत्तर के युद्ध में पाकिस्तान ने अपने 100 से भी अधिक टैंक खो दिए। भारतीय सेना का विजय रथ लाहौर से कुछ ही मील दूर बाटापुर तक जा पहुंचा और आईएमए से ट्रेनिंग पाए अफसरों को उनके अदम्य साहस के लिए 18 महावीर चक्र और 56 वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारा सामना पाकिस्तान से फिर हुआ 1971 में, पर इस बार हमने शस्त्र उठाए शरणागत की रक्षा का धर्म निभाने के लिए। पाकिस्तान के जनरल याहिया खान अपनी ही जनता के दमन में लगे थे। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने विरोध किया तो पाकिस्तानी फौज का क्रूर रुख दुनिया के सामने था। पीड़ितों और शरणार्थियों की पुकार दिल्ली तक पहुंची।
सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने परिस्थिति पर गहराई से विचार करके रणनीति बनाई ताकि युद्ध में जीत सुनिश्चित की जा सके। अचूक योजना के साथ भारत की फौज किसी भी तरह के सैन्य अभियान के लिए पूर्णतया तैयार थी। और फिर एक दिन उन्होंने रेडियो से पाकिस्तानी फौज को संदेश दिया। The Indian army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. सैम मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व में ये युद्ध केवल 13 दिनों में ही सिमट गया। मायूस हाथों से नियाजी ने अपनी पिस्टल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को समर्पित कर दी और उनके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए। ये पहली बार था जब तीनों सेनाओं को एक साथ युद्ध में उतारा गया और इस संगठित प्रयास से बांग्लादेश का गठन संभव हो सका। उस जीत का उत्सव आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध की कठोर जमीन पर ही महान चरित्रों का निर्माण हुआ है। हर भीषण संकट से निकलकर सेना के कुशल नायक बेहतर से बेहतर होते गए। 1971 की जंग ने भारतीय सेना को वो आर्मी कमांडर्स और फील्ड कमांडर्स दिए जिन्होंने अपनी सटीक योजनाओं और प्रेरणादायक नेतृत्व से हमारे सैनिकों को विजय तक पहुंचाया। जबकि 1971 की बात चलती है तो 2 शूरवीर लड़ाकों की शौर्य गाथा भी जीवंत हो उठती है। IMA के गौरव मेजर होशियार सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल। 15 दिसंबर 1971 मेजर होशियार सिंह अपनी 3 ग्रेनेडियर्स की कंपनी के साथ पाकिस्तान के इलाके शगवाल में पहुंचे और उस पर भयंकर लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया। उन पर बार-बार जवाबी हमले हुए पर एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच जाकर वो अपने जवानों का जोश बढ़ाते रहे। उनका गनर जख्मी हुआ तो उन्होंने खुद मशीन गन संभाली। न जान की परवाह की, न गंभीर घावों की और सीज फायर होने तक न अपनी सिर छोड़ी और न ही अपनी पोस्ट। अपने निडर नेतृत्व और लड़ने की अदम्य भावना के लिए मेजर होशियार सिंह ने सदैव परमवीर चक्र प्राप्त किया। 15 दिसंबर 1971 के दिन मेरे एक और जाबाज ने अपनी बहादुरी से दुश्मन को हैरान कर दिया था। अल्फा स्क्वाड्रन पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतवाल ने खुद से पहल की और दुश्मनों से घिरी ब्रावो स्क्वाड्रन की मदद के लिए पहुंच चले। उन्होंने दुश्मनों के बीचों बीच जाकर कोहराम मचा दिया। पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो रहे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट खेतवाल ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनका शरीर वज्र का बना हो और दुश्मन उनके वज्रपात को सह नहीं पा रहा था। जब उनके टैंक में आग लग गई तब भी वो लड़ते रहे। उनके टैंक पर एक और हमला हुआ और सेकंड लेफ्टिनेंट खेतवाल ने शहादत दी। विशिष्ट बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस नौजवान को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगा ओढ़कर घर लौटा और साथ ही लौटी उनकी अमर कहानी। चुनौतियों से टकराना मेरा शौक है और वक्त से आगे चलना मेरी फितरत।
मैंने अपना कर्तव्य निभाया और कई शानदार माइलस्टोन्स पार किए। मेरे जेंटलमैन कैडेट्स ने ऊंचे पहाड़ों को सर किया तो नदियों की गहराई भी नापी, घोड़ों की रफ्तार पर की तो बर्फ और हवा पर की सवार हुए। देश को गौरवान्वित करने में मेरे प्रसिद्ध ऑफिसर्स का बहुमूल्य योगदान रहा। खेल का मैदान या जंगल की सुलगती जमीन, दिल में रहा तो बस एक ही जुनून, फतह फतह फतह। आईएमए का योगदान सिर्फ जंग तक ही सीमित नहीं है। साल दर साल मेरे ऑफिसर्स ने हर मोर्चे पर अपने कर्तव्य को निभाया, फिर चाहे वो सीमा सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा। ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो से असम में उपद्रव शांत किया जा सका। नागा हिल्स में चलाए गए ऑपरेशन ऑर्किड से इंसर्जेंसीज काबू में आई। 80 के दशक से मणिपुर में चला रहा ऑपरेशन हिफाजत राज्य की अखंडता को सुनिश्चित करता है। हर विद्रोह, हर अशांति पर हमारी फौज तत्परता से तैनात रही और संघर्ष करती रही। पाकिस्तान की घुसपैठ हो या विरोधी शक्तियों का हमला, श्रीलंका और म्यांमार की सीमाओं पर किए गए सफल ऑपरेशन या देश के भीतर 2008 में हुआ मुंबई आतंकी हमला, हमारा कर्तव्य किसी सीमा में नहीं बना। कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना द्वारा जहां नौजवानों और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित जीवन स्तर मुहैया करवाया गया, वहीं ये भी सुनिश्चित किया गया कि देश पर कोई भी संकट आए उससे पहले हमसे टकराना पड़ा। जब मेरे दुश्मन बाज नहीं आते तो मैं कैसे रुक सकता हूं? 1999 पाकिस्तानी फौज ने करगिल में घुसपैठ की तो वतन के मतवाले फिर चले दुश्मन को सबक सिखाने। इस दुर्गम लक्ष्य को साधने के लिए भारत के दुर्जय रणधीर बढ़े तो शिखर पर चढ़े बैठे शत्रु को पराजय के तल की तरफ धकेल कर ही थमे। करगिल युद्ध में अनेक लड़ाइयां भारत के पराक्रमी सैनिकों ने अपनी संकल्प शक्ति से जीती, पर एक समय ऐसा भी आया था जब तोलोलिंग टॉप पर काबिज दुश्मन ने हमें कई दिन तक रोके रखा था। पर कहते हैं ना, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ढेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखाड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। साहस के धनी भारतीय फौजियों ने अद्वितीय वीरता और बोफोर्स ऑफिसर्स के सहारे 13 जून को तोलोलिंग टॉप पर तिरंगा फहरा दिया और इस विजय ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। फिर सिलसिला शुरू हुआ जीत की एक लंबी दास्तान का। 7 जुलाई 1999 युद्ध के शिखर पर कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जवानों के साथ करगिल के पॉइंट 4875 पर कब्जा करने पहुंचे। क्लोज कॉम्बैट में पाकिस्तानी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मनों को मार गिराया। शरीर पर लगी गोलियों से ज्यादा कैप्टन बत्रा को मिशन की फिक्र थी। जब तक पॉइंट 4875 पर भारतीय फौज का हमला नहीं हो गया, कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिंदगी को थामे रखा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। विशिष्ट व्यक्तिगत बहादुरी, उच्चतम युवा नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खुद चलकर देश का भविष्य रोशन करने वालों में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का नाम भी दर्ज है।
ऑपरेशन विजय के दौरान साहसपूर्वक नेतृत्व से उन्होंने पटालेक में घुसपैठियों को भारी नुकसान पहुंचाया। 3 जुलाई 1999 को खालूबाग ब्रिज की ओर से एडवांस के दौरान 111 गोरखा राइफल्स की एक प्लाटून का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 2 बंकर तबाह कर डाले और 4 दुश्मनों को मार गिराया। शरीर पर गोलियों के घाव थे, पर लेफ्टिनेंट पांडे के हाथों से हथियार नहीं छूटते थे। तभी एक गोली उनके माथे पर आ लगी, जैसे विजय का लाल तिलक। उनके बलिदान ने जवानों में ऐसा जोश भरा कि जीत का रास्ता साफ हो गया। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। करगिल की जीत भारत के युवा नेतृत्व की जीत थी, आईएमए की ट्रेनिंग की जीत थी। आईएमए के इन सभी वीरों की शौर्य गाथाएं मैंने मन और जहन में संभाल के रखी। ये वो मशालें हैं जो मेरे मन को कभी निराशा और संदेह के अंधेरे में नहीं भटकने देंगी। मेरी ट्रेनिंग ध्रुव तारा बनकर हमेशा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकलने की राह दिखाएगी। आने वाला समय अनिश्चितता के कोहरे से ढका है, पर भारत के सैनिकों को इस चुनौती ने न कल विचलित किया था और न ही आगे करेगी। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि हो या गलवान घाटी का संघर्ष, हम लड़े हैं और जीते हैं अपने बूते पर। यहाँ ट्रेनिंग में बिताया हर पल तुम्हें एक अनदेखे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। कॉम्बैट एक्सेलेंस के साथ साथ मॉडर्न डे वॉरफेयर की पूरी समझ तुम्हारी योग्यता का हिस्सा होगी। देखो आज की दुनिया को, अब जंग के मैदान बदल गए हैं, युद्ध की जरूरतें बदल गई हैं, स्वरूप बदल गए हैं। दुश्मन नई तकनीकों से हमला कर रहा है, इसलिए तुम्हें भी अपने कौशल का दायरा बढ़ाना है। खतरा अब सरहदें ही नहीं, घरों की दहलीज भी लांघ सकता है। दुश्मन के हर वार पर तुम्हें पलटवार करना है, उसके हर हथियार, हर टैक्टिक्स को समझना है, सजग रहना है। वक्त कितना भी बदल जाए, तुम्हारा कर्तव्य और दायित्व हमेशा वही रहेगा। देश की रक्षा हर खतरे से, हर हालत में, हर कीमत पर। अपना ये कर्तव्य मैं हर सूरत में पूरा करूंगा। आईएमए से मैं एक लेफ्टिनेंट, एक काबिल ऑफिसर बनकर देश की सेवा में निरंतर लड़ा रहूंगा। सिर्फ एक काबिल ऑफिसर, मैं तुम्हें एक लेफ्टिनेंट ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक लीडर हमेशा आगे बढ़कर कर्तव्य निभाता है। एक लीडर पहले सोचता है और फिर कार्यवाही करता है। लीडर हमेशा जीत की तैयारी करता है और जीत कर दिखाता है। तो क्या बनोगे तुम? एक वॉरियर लीडर अपने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। मेरी 4 दीवारी में ट्रेनिंग पाने वाले हर कैडेट को मैं अपना पूरा ज्ञान, अनुभव और कौशल देता हूं, बिना सीमाओं में बंधे हुए। यहां सिर्फ भारत के ही नहीं, 34 मित्र राष्ट्रों के 2700 से भी अधिक ऑफिसर्स ट्रेन किए गए हैं। आईएमए स्थापित है 2 स्तंभों पर,
सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा, इन्हीं पर भारतीय सेना का संपूर्ण नेतृत्व आधारित है। बेमिसाल प्रशिक्षण से गुजरकर भी अभूतपूर्व लीडर्स का निर्माण होता है और उनके चरित्र को आकार देने में सतत प्रयास करते हैं। आर्मी के कमांडर्स, DCCIs, एडजुटेंट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर्स। आज तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई और जिस दुनिया के लिए तुम्हें प्रशिक्षण मिला है उसमें पहला कदम रखने का वक्त आ गया है। देश के तीनों सैन्य बलों के सुप्रीम कमांडर, देश के राष्ट्रपति को वचन देने का समय आ गया है। I assure the Supreme Commander of the Armed Forces that I will stay devoted to my purpose and will prove my worth as a warrior. No dread shall deter me from my path, and even the fear of death won't keep me from obeying all commands. आज से रणभूमि ही तुम्हारा घर होगी और तुम्हारी कमान के जवान तुम्हारा परिवार। तैयार हूँ। तुम्हारे लिए हर त्योहार से बड़ा होगा शीतकालीन जश्न और हर रिश्ते से बड़ा होगा मातृभूमि से तुम्हारा रिश्ता। तैयार हूँ। तुम या तो तिरंगा फहराकर लौटोगे या तिरंगे में लिपटे हुए। तैयार हूँ। देश के लिए जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार हूँ। बड़े से बड़े बलिदान के लिए तैयार हुए। तैयार हुए। तैयार हुए। शत्रु था डर कांपे जैसे होकर जंगल कार हुए। हथियारों से यारी मेरी लेकिन खुद हथियार हुए। खून का आखिरी कतरा बहने तक पूरी तैयार हुए। रिपू की राह में आन डटे वो इस वादी दीवार हुए। तैयार हुए। तैयार हुए। मैं अजय हूँ, अभय हूँ, सक्षम हूँ, प्रबल हूँ और तैयार हूँ हर नेतृत्व के लिए। मैं ऑफिसर हूँ, इंडियन आर्मी का योद्धा हूँ, भारत का रक्षक हूँ, निर्बल का अभिमान अपने राष्ट्र का। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहे सेवा ही मेरा काम रहे। मेरा वैभवशाली देश भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कदम दर कदम हमने 75 साल का लंबा सफर तय किया। मंजिलों की सीढ़ी पर पड़ता मेरा देश आज आकांक्षाओं के आकाश की ओर देख रहा है और अपने नौजवान ऑफिसर्स की आंखों में मुझे दमक दिखती है जुनून की। इनकी निगरानी में मातृभूमि सुरक्षित रहेगी। इनकी ताकत देश की प्रतिष्ठा को कायम रखेगी। इनकी शौर्य गाथा भारत माता का गौरव बनेगी। ये दृढ़ विश्वास है मेरा। भारत के वीर सपूतों, हर मोर्चे पर तुम्हारी विजय हो। भारत की सदा ही जय हो। जय हिंद। हम जतन को इस चमन की अग्निपथ पे आ गए। जान देंगे इस वतन पर ले शपथ ये आ गए। With this resolve, ladies and gentlemen, we come to the end of today's program. You're requested to remain seated till the departure of the Honorable President.